प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु में बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी शामिल हुए, भीड़ ने मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री की जय जयकार की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ती मांग के कारण भारत में एयरलाइंस ने सैकड़ों विमानों का ऑर्डर दिया है और देश दुनिया का तीसरा प्रमुख घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उन्होंने विमानन क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और कहा कि देश में 15% पायलट महिलाएं थी, जो वैश्विक औसत से 3 गुना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के उद्घाटन समारोह के दौरान एक मार्मिक क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में पूरी हो चुकी विशाल आवास परियोजना के बारे में बात करते हुए काफी प्रभावित हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा पूर्वोत्तर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है और पहाड़ी राज्यों के विकास को प्राथमिकता दी है। एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के मंत्र को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछले 10 साल बुनियादी ढांचे के विकास और संघर्ष समाधान के मामले में अभूतपूर्व रहे हैं। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं, जिससे एक समर्पित पूर्वोत्तर मंत्रालय की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है और वो है एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित पुलों और सड़कों जैसी 20 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया। इन 20 परियोजनाओं में से 11 जम्मू कश्मीर में थी, जबकि 9 लद्दाख में थी। इन परियोजनाओं में जम्मू कश्मीर में रागिनी उस्ताद फारकियान गली सड़क भी शामिल है। ये 38.25 किलोमीटर लंबी क्लास 9 सड़क है, जो तंगधार और केरन सेक्टर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे सेना की परिचालन तत्परता बढ़ेगी। ये 20 परियोजनाएं सीमा सड़क संगठन की 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से थी। 670 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 29 पुल और 6 सड़कें, जिन्हें रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के जोशीमठ मलारी रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के समारोह का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी लगभग 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन के अवसर पर 2 एथलीटों द्वारा सौंपी गई खेलों की मशाल को कढ़ाई पर रखा है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 13वें खेलो इंडिया गेम्स में सभी का स्वागत किया और कहा कि ये 2024 की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर एकत्र हुए लोग एक युवा भारत, एक नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी ऊर्जा देश को आगे ले जा रही है।
शुक्रवार को विंग्स इंडिया 2024 के दौरान हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर एक वीरतापूर्ण एयर शो का आयोजन किया गया था। रचनात्मकता के प्रदर्शन से सर्पिल शिल्प बनाने वाले 3 जेट ने बड़ी संख्या में आए और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 4 दिवसीय नागरिक उड्डयन शो आधिकारिक तौर पर 18 जनवरी को शुरू हुआ और 21 जनवरी तक जारी रहेगा। कार्यक्रम का विषय अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारतीय नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना है। ये कार्यक्रम MOCA और FICCI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है और ये विमानन क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन है। ये आयोजन विमानन उद्योग में दुनिया भर से विभिन्न हितधारकों और प्रतिभागियों को एक साथ लाया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को देश में एक साथ चुनाव कराने के विचार का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि संघवाद की गारंटी और संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति के सचिव को लिखे पत्र में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि अलोकतांत्रिक विचार को छोड़ दिया जाए और इसका अध्ययन करने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति को भंग कर दिया जाए। इस पैनल का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। पत्र में खड़गे ने पूर्व राष्ट्रपति से आग्रह किया कि इस देश में संविधान और संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उनके व्यक्तित्व और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग न होने दिया जाए। केंद्र सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था। 18 अक्टूबर को इसने 6 राष्ट्रीय दलों और 33 राज्य दलों को पत्र लिखकर लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ कराने पर उनके सुझाव मांगे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है और वह अन्य भाजपा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार सिखा सकते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम चरण के पहले दिन गुरुवार को भी शर्मा के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणी की। उन्होंने कहा, शायद भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार असम में है। हम यात्रा के दौरान असम के मुद्दों को उठाएंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों के कुछ घंटों बाद असम के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पलटवार किया और राहुल गांधी के परिवार को देश पे सबसे भ्रष्ट करार दिया। ये यात्रा 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वो गोवा से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है। इससे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ तटीय राज्य में एक सीट पर बातचीत कर रही है। गोवा में 2 लोकसभा क्षेत्र है, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा। हालांकि श्री केजरीवाल ने ये नहीं बताया कि आम आदमी पार्टी दोनों में से किस सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। श्री केजरीवाल ने दक्षिण गोवा के बेनोलिम विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी भारत गठबंधन के हिस्से के रूप में गोवा सीट पर चर्चा कर रही है। जो भी चर्चा हो, लोकसभा चुनाव में भारत गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दें। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर, विधायक वेंसी विगास भी उपस्थित थे।
आज अयोध्या मंदिर में भगवान राम के अभिषेक से पहले किए जाने वाले 7 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों का 5वां दिन है। शुक्रवार को यज्ञ शुरू करने के लिए लकड़ी के 2 तख्तों को कपड़े की मदद से रगड़कर अग्नि मंत्र के हिस्से के रूप में पवित्र अग्नि जलाई गई। प्राण प्रतिष्ठा तक कुंडों की अग्नि अखंड रहेगी। सप्ताह भर चलने वाले अनुष्ठान मंगलवार को शुरू हुआ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की औपचारिक स्थापना की अध्यक्षता करने वाले हैं। मंदिर 23 जनवरी से आम जनता के लिए दर्शन के लिए खुला रहेगा। 5वें दिन गर्भगृह जब भगवान राम की मूर्ति गुरुवार को स्थापित की गई थी, उसको सरयू के पवित्र जल से धोया जाएगा। इसके बाद वास्तु शांति और अनादिवास अनुष्ठान होंगे। आपको बता दें कि वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से शांति प्राप्त करने के लिए वास्तु शांति की जाती है, जिसका वास्तु शास्त्र में महत्व है। वास्तु पूजा के बाद भी नए घर में रहने वाले सभी दोषों को दूर करने के लिए वास्तु शांति का अभ्यास किया जाता है। रोल्स रॉयस ने शुक्रवार को भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार स्पेक्टर पेश की। इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाले 2 दरवाजे वाले कूप का वैश्विक प्रीमियर 2022 में हुआ था। ये अल्ट्रा लग्जरी कूप लॉन्च किया गया है और 7.5 करोड़ से शुरू होता है, जिससे ये बाजार की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार बन गई है। रोल्स रॉयस स्पेक्टर 102 किलोवाट आवर की बैटरी पर चलता है, जो फुल चार्ज पर 530 किलोमीटर की रेंज देता है। प्रत्येक एक्सेल पर 577 bhp और 900 Nm टॉर्क देने वाली दोहरी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कार केवल 4.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।